अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट काफ़ी दिनों से तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेरा अपना एग्ज़ाम चल रहा था, इसकी वजह से हम थोड़े से जो है हमारे वीडियोज़ में थोड़ा सा डिले हो गया है। लेकिन फिर भी सॉरी, हमारी अपनी कोशिश है कि हम अपने लेक्चर को आगे लेके जाएं, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि हमने स्टार्ट लिया था, हमने सिर्फ मेम्ब्रेन और उसके ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम अपना इब्तिदा कर रहे हैं सेल की आर्गेनेल में से। फर्स्ट आर्गेनेल जो उन्होंने डाला हुआ है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उधर सिंपल सेल में जो आपको नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और इधर हमने भी मेंशन किया है, थोड़ा हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस को आप लोग अगर याद रखें तो न्यूक्लियस को हम अपना स्टार्ट अभी लेते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस को हम ब्रेन क्या करते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। और न्यूक्लियस को असल ये है, मैं बच्चों वाली वो डिस्कवरी और इन चीज़ों में अंदर नहीं जाऊंगा। सिंपल मतलब ये है कि कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका फंक्शन डिफाइन करना है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कोर्स पड़ा हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि हम इसमें थोड़ा सा डीप भी चले जाए, ताकि कुछ ना कुछ स्टूडेंट को कुछ ना कुछ फायदा हो, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट, ये मरकजी हिस्सा है, ठीक है। और ये सेंट्रल आर्गेनेल है, ठीक है। आर्गेनेल का ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि छोटे से आर्गन को हम आर्गेनेल कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। अब हम इस पॉइंट पे आते हैं कि इसको ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। इसको सेल का दिमाग कहा जाता है, ब्रेन, ठीक है। मैं इस पे स्टार लगाता हूँ। इसको ब्रेन ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है, जिस तरह हम अपने आप को कंसीडर कर लें, ठीक है। जिस तरह हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन जो है वो कमांड सेट करते हैं ऑल द बॉडी पार्ट्स, तमाम बॉडी को जो है, तमाम बॉडी को वो जब कमांड सेंड करता है तो सारी बॉडी उसके मुताबिक काम करती है। बिल्कुल इसी तरह जो है ये न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस जब ये सेल के अंदर होगा और इसमें जितने भी ऑर्गेनेल्स हो या ये जितना मतलब ये सारा सेल हो, ठीक है, ये इसके कंट्रोल में होगा। ये इसको डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। हम उसके फंक्शन में भी बताएंगे हम थोड़ी देर में। जब वो इसका मतलब ये है कि यहाँ सेल के मतलब सेल के अंदर जितने ऑर्गेनेल होंगे, ठीक है, उसको डायरेक्शन उसके मुताबिक उसको मैसेज कहाँ से मिलेगा कि आपको इस टाइम ये करना है, वो करना है, ये करना है। ये डायरेक्ट जो है ये इसको न्यूक्लियस से मिलेगा। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि हमारी फॉर एग्जांपल मैं अपने हाथ के मसल को कंट्रैक्ट से रिलैक्स करता हूँ, या अपने हाथ से किसी चीज को उठाता हूँ, या अपने हाथ से कुछ लिखता हूँ, ठीक है। यू में जब कॉपी या पेपर पे कोई चीज लिखता हूँ तो ये मेरा ब्रेन जो है इस हाथ को क्या करता है, सिग्नल सेंड कर देता है। ये इसका गुलाम है और ब्रेन जो है वो कमांड सेंड करता है, ठीक है। तो इसी तरह फिर इसके नतीजे में ये होता है कि हमारे हाथ के ये उंगलियां जो है वो कुछ ना कुछ लिख पाते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है न्यूक्लियस सारे ऑर्गेनेल को इस तरह कंट्रोल करते हैं, वो इसको डायरेक्शन सेंड करता है। डायरेक्शन मतलब मुख्तलिफ होगा, मुख्तलिफ डायरेक्शन बताता है कि इस दौरान सेल को क्या करना चाहिए, इस दौरान सेल को क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। इस तरह हमारे दिमाग जिस तरह जानती है, जैसे हम खतरनाक सिचुएशन आते हैं तो हमारी ब्रेन हमें मैसेज देती है इस दौरान आप ये करो, और ये दौरान जो है जब आप रिस्क कंडीशन में जाते हैं तो ब्रेन जो है वो कुछ और किस्म की कमांड फिर सेंड करते हैं। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द रीजन, यही वजह है कि इसको ब्रेन ऑफ द सेल जो है वो कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सिंपल डायग्राम बनाया हुआ है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस जो है इसको हम न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, ठीक है। इसका ही एक आउटर होगा, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियर एनवलप। इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है, एनवलप, ठीक है। हम इसको न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। कंबाइन, इन दोनों को कंबाइन करके इसको हम न्यूक्लियर एनवलप कहेंगे, ठीक है। अभी हम आते हैं न्यूक्लियस के, देखते हैं तो न्यूक्लियस के ये न्यूक्लियर एनवलप में छोटे छोटे पोर्स हमें नजर आएंगे, ठीक है। और जब हमें ये पोर अगर आप लोगों को नजर आ रहा है, ये छोटे छोटे पोर जो हमें नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है। ये न्यूक्लियर पोर जो है इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, ठीक है, बहुत ज्यादा।
क्योंकि ये हमारे पास क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये ले लें कि ये बाहर जो है ये साइटोप्लाज्म है, क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो क्या होता है, ये न्यूक्लियर पोर जो है इस साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो है न्यूक्लियस के अंदर जो जगह है, इन न्यूक्लियर पोर के थ्रू जो है हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो ये न्यूक्लियर पोर किस चीज के काम आता है, ये ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द न्यूक्लियर सॉरी द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म और इनमें इन चीजों का तबादला करने में हेल्प करता है, इन पोर से क्रॉस करके चंद चीजें यहाँ से बाहर निकलते हैं, ठीक है, और चंद चीजें बाहर से जाके अंदर चले जाते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा। न्यूक्लियर अच्छा, हम आते हैं न्यूक्लियस के कंपोजिशन में। तो न्यूक्लियस के कंपोजिशन में हमारे पास होता है क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है जब ये क्रोमेटिन सेल जब डिवाइड नहीं होता तो उसी दौरान इसको हम क्रोमेटिन मटेरियल किया जाता है। जब ये क्रोमेटिन मटेरियल जब कंबाइन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। ये केमिस्ट्री वाला कंडेंस नहीं है, तो इससे क्रोमोसोम मौजूद में आते हैं। जब सेल डिवीजन होगा तो फिर हम इस क्रोमेटिन मटेरियल, फिर हमें जो है सारे क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हुए होंगे और उनसे क्रोमोसोम बना हुआ होगा। तो यहाँ पे हमें नजर आता है ये जिस तरह दाग है, आपको जो ये तार वाली शक्ल की ये दाग अनुमा चीजें नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल, ये क्रोमेटिन फाइबर या ले ले या क्रोमेटिन मटेरियल ले ले, ठीक है। इसको मैं इंशाल्लाह अपने एक और वीडियो के अंदर जो है, इस पे मैं न्यूक्लियस पे 2 वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इसको मैं एक और वीडियो के अंदर बंद कर लूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया क्रोमेटिन मटेरियल। तो क्रोमेटिन मटेरियल में आपको 2 जगह जो है मतलब इसमें आपको 2 जगह नजर आएंगे क्रोमेटिन मटेरियल में, ठीक है। एक ये है, ठीक है, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है, एक ये है, ठीक है, इस पे मैं स्टार लगाता हूँ। दूसरा ये है, इस पे मैं भी स्टार लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ से आपको नजर आएंगे, यहाँ पे ऐसी जगह मतलब आपको ऐसी जगह जगह मिलेगी जहाँ पे डीएनए मतलब ये है कि बहुत ज्यादा कंडेंस होगा, ठीक है। या हम सिंपल ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्रोमेटिन फाइबर बहुत बहुत ज्यादा कंडेंस हुए होंगे, वो एक दूसरे के करीब बहुत ज्यादा लपके हुए होंगे, चपके हुए होंगे। तो उसका मतलब ये होगा कि उस जगह को हम कहेंगे, ये बाद में जाकर हमारे साथ क्या करेगा, बाद में ये जाके हमारे साथ हो क्रोमोसोम, जब हम इंशाल्लाह क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ये हमारे पास क्रोमोसोम का एक हिस्सा बनाएंगे, इसको हम हेट्रोक्रोमेटिन करेंगे, ठीक है। और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन हमारे पास होंगे, हेट्रोक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन हमारे पास इसमें इनएक्टिव डीएनए होगा। इनएक्टिव डीएनए का मतलब क्या है कि ये डीएनए इतना पैक्ड है कि ये हमारे पास वो एंजाइम जो है, ये डीएनए जब उसका क्या होता है, उनसे जब मतलब इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, इससे मैसेंजर आने मतलब ये कोई कोड नहीं रखता, तो इसलिए जो है इसके जीन जो है वो इनएक्टिव है। ये इनएक्टिव डीएनए है, ये हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा हेट्रोक्रोमेटिन में। और यूक्रोमेटिन में एक्टिव डीएनए है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो क्रोमेटिन मटेरियल होंगे वो काफी मतलब ये उसके दरमियान जो डीएनए होगा, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल से समझा दूँ ये, तो इसमें बहुत ढेरों सारे क्या होगा, फासला होगा, ठीक है। जब फासला होगा तो तब हमारे पास एंजाइम आके यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से जो है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे एक्टिव डीएनए या एक्टिव यहाँ हमें पे जीन नजर आएंगे, तो ये एक्टिव जीन होंगे, ठीक है। इसमें हम डिटेल में नहीं जाते, इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में हम इसको कोशिश है हमारी कि हम इसको अच्छी तरीके से कवर कर दे। फिर अगर हम आ जाए तो कंपोजिशन में क्रोमेटिन मटेरियल हमने पढ़ा, ठीक है। ये क्रोमेटिन मटेरियल के हमारे पास चंद लेवल है। क्रोमेटिन मटेरियल जब क्या हो जाते हैं, ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है इसकी सबसे छोटी यूनिट जो है उसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसोम, ये मैं एक और वीडियो के अंदर बंद कर रहा हूँ, ठीक है। जब ये न्यूक्लियोसोम जो है ये हमारे पास कंबाइन हो जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल बनाते हैं। फिर क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो आपस में जाके हमारे पास क्या करते हैं, क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। और जब क्रोमेटिन फाइबर आपस में मिलेंगे तो वो हमारे साथ क्या बनाएंगे, सिंपली हम यहाँ कि वो हमारे पास हो क्रोमोसोम बनाएंगे। ये लेवल इंशाल्लाह मैं अपने और वीडियो मतलब ये है कि आने वाले लेक्चर में जो है मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है।
न्यूक्लियोलस का, जैसे आपको पता है, न्यूक्लियोलस में हमारे पास वो क्रोमेटिन मटीरियल या वो क्रोमेटिन फाइबर, एक ही बात है, ठीक है, या वो डीएनए, बाद में आपको सब कुछ समझ आएगा। वो डीएनए का वो पोर्शन या क्रोमोसोम के डीएनए का वो पोर्शन इधर पड़ा हुआ होगा, वो क्रोमेटिन मटीरियल इधर पड़े होंगे, वो क्रोमेटिन फाइबर इधर पड़े हुए होंगे, जो हमारे साथ क्या करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हमारे पास आर डीएनए होगा। क्या होगा? आर डीएनए। इसको राइबोसोमल डीएनए कहा जाता है। राइबोसोमल डीएनए जो हमारे पास आरएनए बनाएगा, राइबोसोमल आरएनए। और आपको पता है कि राइबोसोमल आरएनए जो है ये क्या होता है, ये जब हम इंशाल्लाह एक आर्गेन ये जो है इसको जब हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो राइबोसोमल आरएनए जो है ये राइबोसोम बनाने का मतलब ये राइबोसोम का एक पार्ट होगा, ठीक है। और ये यहाँ हमें आरएनए जो है ये राइबोसोमल आरएनए हमें मतलब यहाँ इस राइबोसोम के बनने में मदद करेगा। इसके साथ प्रोटीन भी शामिल होंगे, ठीक है। न्यूक्लियस के अगर आप देख ले तो न्यूक्लियस के आपको एक इसमें तो अंदर ये चीजें होंगी। अगर हम कहें कि इसके अंदर ये फाइबर जो मैंने बनाए, इसमें एक हमारे पास क्या है, आरडीएनए है, और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आरआरएनए भी बनाए, वो सेंट्रल में पड़ गए। तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस का सेंट्रल फाइब्रिलर रीजन। फाइब्रिलर रीजन मतलब ये कि डीएनए फाइबर या आरएनए फाइबर की फॉर्म में मिलेगा। लेकिन अगर पेरिफेरी पे आ देखें तो साइड पे ये जो ब्लैक डॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया, इसको हम पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया कहते हैं। ये पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया, इसको पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम, अगर आप लोगों को पता हो तो हमारे पास राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। एक बड़ा यूनिट होता है, एक सब यूनिट ये हो गया, एक सब यूनिट ये हो गया। तो जब ये यूनिट फॉर्म होती है, ठीक है बेटा, जब ये यूनिट फॉर्म होती है, ये कहाँ फॉर्म होती है? जब ये यूनिट फॉर्म होती है, ये साइड पे आकर इधर जो है इन साइड पे जमा होती है, और ये जगह जो है ये सेंट्रल हमें ग्रेनुलर नजर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या नजर आएगी? साइड पे राइबोसोमल सब यूनिट्स, ठीक है, और राइबोसोमल सब यूनिट्स आपको नजर आएगी, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आपको सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो न्यूक्लियोलस के ये हो गया, ठीक है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। फिर हमारे पास है न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ पे जो मैंने ग्रीन, रेड और मुख्तलिफ कलर से जो है यहाँ पे जो हमारे पास फ्लूइड एरिया है, जो प्लाज्मा एरिया है, उसको हम कहते हैं। बाहर जो होगा उसको हम जब हमारे पास क्या होगा, साइटोप्लाज्म जो होगा, साइटोप्लाज्म उसमें हमारे क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म होगा, और अंदर जो न्यूक्लियस के होगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेगा, ठीक है। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को जो है इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताऊंगा। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म को जो हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इसको हम कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। ये बात हमें आने वाले वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारे पास क्या होता है, थोड़ा बहुत हम इसको छेड़ते हैं, इंशाल्लाह जब आगे आगे हम जाएंगे हमें खुद समझ आ जाएगा। न्यूक्लियोप्लाज्म में एक हमारे पास होते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है बेटा। न्यूक्लियोटाइड क्या चीज है? न्यूक्लियोटाइड आप लोगों को पता होगा, ठीक है, आप छोटे नहीं हो। तो न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं, ये स्मॉल यूनिट है, ये डीएनए, ठीक है, और क्या होता है, आरएनए। जब ये हमारे पास ये दोनों न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, तो इसकी छोटी सी यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे हमारे पास इंशाल्लाह हम आने वाले तमाम लेक्चर में इसको मजीद कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बोला कि आरडीएनए से आरआरएनए बनता है, तो जब आप ये बनाओगे तो इसके लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए। जब आप इंशाल्लाह हम जब सेल डिवीजन की तरफ जाएंगे, जब हमारे पास इधर डीएनए होगा, हर क्रोमोसोम का जो डीएनए होगा वो अपने आप को रिप्लिकेट करेगा। जब वो उसको नई डीएनए बनाएगा, नया डीएनए बनाएगा, नया डॉटर डीएनए बनाएगा, तो वो क्या करेगा, उसके लिए फिर भी न्यूक्लियोटाइड चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक जो है न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोटाइड मौजूद होंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो मौजूद होंगे वो एंजाइम होंगे। वो एंजाइम कौन से होंगे? उसको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो डीएनए को बनाएगा, ठीक है, डीएनए को रिप्लिकेट करेगा। और ऐसे एंजाइम भी होंगे जिसको हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के आरएनए बनाने में मदद करेंगे, ठीक है। तो एंजाइम हमारे पास क्या होंगे न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए, ठीक है, इसके अलावा और बहुत, और आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये जो है इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे हमारे पास बहुत ढेर सारे प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। इसकी अगर मिसाल हम ले लें
तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा जब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह होता है कि यहाँ पे हमारे पास ये राइबोसोम जो है ये यहाँ पाया जाता है। जब ये प्रोटीन बनाते हैं तो ये इस न्यूक्लियर, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन अंदर क्या है, मैं आपको इसका मिसाल दे दूं। इस प्रोटीन में अगर हम सिंपल मिसाल ले लें तो हिस्टोन प्रोटीन हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। हिस्टोन प्रोटीन जब हमारे पास ये होता है कि जब हमारे पास ये प्रोटीन बन जाते हैं तो ये प्रोटीन जो है ये इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू अंदर जाके क्या करेगा, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होगा। और इसका फायदा क्या है ये मैं भी आपको बताऊंगा कि इंशाल्लाह जब हम क्रोमेटिन मटेरियल को जब हम पढ़ेंगे या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, जब हमें वहाँ प्रोटीन नजर आएंगे तो ये प्रोटीन जो है ये क्या है, ये हिस्टोन प्रोटीन जो है ये हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म में भी मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ बहुत मुख्तलिफ किस्म के वाटर या जैसे सॉल्यूट्स मॉल्यूट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा ये थी थोड़ी बहुत डिस्कशन। अच्छा हम आते हैं अब फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के फंक्शन जो है इंशाल्लाह साथ साथ जब हम आगे जाएंगे तो आपको ये और क्लियर होता जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या है असल में। तो न्यूक्लियस में मैंने लिखा है कि न्यूक्लियस जो है हमारे पास कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ द सेल, ठीक है। जिस तरह हमारा ब्रेन, मैंने ऑलरेडी इसको ब्रेन ऑफ द सेल मैंने इसलिए कहा था कि इसको ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, बिकॉज जिस तरह हमारे ब्रेन जो है वो हमारे तमाम बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। हमारे तमाम बॉडी की एक्टिविटीज का मतलब ये है कि हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हो रहा होता है, हम जो बोलते हैं, हम जो देखते हैं, ये सारे कमांड जो है ये क्या कहाँ से आते हैं, ये जिस तरह ब्रेन से आते हैं। तो यहाँ जो है ये सेल जो काम कर रहा होगा उसको कंट्रोल कौन करेगा, इसको कंट्रोल करेगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किस तरह कंट्रोल करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के पास डीएनए है, ठीक है। ये डीएनए जो है ये डीएनए ये इसको डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। मुख्तलिफ टाइम में इसको मुख्तलिफ डायरेक्शन दिखाएगा कि मुख्तलिफ टाइम में क्या करना चाहिए, ठीक है। और मुख्तलिफ डायरेक्शन दिखाने का मतलब क्या है कि इसका जो है मुख्तलिफ मुख्तलिफ काम होंगे। जैसे सिंपल अगर हम और फंक्शन में बता दें कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, तो सिंपल मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियस हमारे साथ क्या करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा, मेटाबॉलिज्म हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में जो है हम बायोकेमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन मेटाबॉलिज्म यहाँ से आप नोट कर ले बेटा, जब हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है बाहर लेबोरेटरी में, इसको तो हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है बेटा, बांड बनते हैं, बांड पुराने बांड जो है वो टूट जाते हैं, नए बांड बनते हैं, या मॉलिक्यूल जो सॉरी एटम जो है वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बांड बनाते हैं, ठीक है। एक से मतलब ये है कि एक जगह बांड वो काट देते हैं, दूसरे जगह जाकर अटैच होते हैं, तो उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। हम डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन जब ये केमिकल रिएक्शन हमारे पास जब किसी लिविंग सिस्टम में या लिविंग सिस्टम में क्या, लिविंग सिस्टम की जो यूनिट है सेल, जब हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन इनसाइड द लिविंग थिंग या सेल में होगी तब इसको हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे, ठीक है। हम इसमें तो इसी के अंदर जितनी केमिकल रिएक्शन होंगे इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारे कौन कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस इसको कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस को उसको ऑर्डर देगा, ठीक है। न्यूक्लियस इस केमिकल रिएक्शन के लिए ऐसी चीज है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बता दूं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियस इसको मतलब एक केमिकल रिएक्शन है, तो आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन में हमारे पास लिविंग सिस्टम में केमिकल रिएक्शन मतलब परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए, ठीक है। इस एंजाइम के अलावा हमारे पास क्या चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए बेटा, और भी प्रोटीन्स होते हैं, जैसे हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स भी बहुत ढेर सारे क्या है, प्रोटीन, ये सारे प्रोटीन है, ठीक है बेटा। ये सारे प्रोटीन जो ये कौन बनाता है, ये डीएनए ऑर्डर देता है, और वही सारे जब बनाते हैं तो वो प्रोटीन आकर इधर क्या करते हैं, जब इधर हमारे सेल के अंदर या कोई ऑर्गेनेल में या मतलब यहाँ जो भी जगह हो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, तो वो ये चीजें आकर इसको क्या करते हैं, उसको स्पीड अप भी कर देता है और वो रिएक्शन को परफॉर्म कर देता है। तो इसलिए जो है हम इसको कहते हैं कि हमारे मेटाबॉलिज्म परफॉर्म होता है। दूसरी बात, ये ग्रोथ भी परफॉर्म करता है। ग्रोथ इंशाल्लाह हम ग्रोथ का मतलब क्या होगा, जब सेल डिवीजन होगा ना बेटा, सेल डिवीजन मैं आपको बताऊंगा, माइटोसिस और मियोसिस ये सब चीजें इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे। सेल डिवीजन में सेल अपने बच्चे जो है अपने तादाद को, अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल जब ये सेल डिवाइड होगा तो ये सेल को डिवाइड होने से पहले कुछ करना चाहिए। एक तो अपनी ऑर्गेनेल को डबल करना चाहिए, इस अपने ऑर्गेनेल को डबल करना होगा। इसके साथ इसमें काफी चेंजेस आते हैं, ये अपनी
मतलब ये केमिकल ये अपने फंक्शन को क्या करेगा, अल्टर करेगा, ठीक है। उसी दौरान जब ये डिवाइड हो रहा हो और ये इसके अंदर मुख्तलिफ काम हो गए। पहला काम ये होगा कि ये अपने डीएनए को जो है, डीएनए के अमाउंट को क्या करेगा, डबल करेगा, ठीक है। तो यही हमारे पास ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है, इसी तरह डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करता है। ये छोटे मोटे काम थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। इंशाल्लाह ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी, तो यहाँ मैं लिख लूंगा ताकि फिर आपको मसलन हो। ये हमारे फर्स्ट लेक्चर था टीकी के न्यूक्लियस के बारे में, हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट या दूसरे लेक्चर में जो है हम इसको न्यूक्लियस के बारे में जो है हम थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एक बेटा एक बात याद रख ले, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होता है कि जीनोम हमारे पास क्या चीज है बेटा। जीनोम, ठीक है, जीनोम। ये सारे इंशाल्लाह मैं आपको जो है माइक्रोबायोलॉजी में आपको सॉरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या जेनेटिक्स में आपको क्लियर करवा दूंगा। ये जीनोम जो है, अगर हम इसको ले लेते, ये हमारे पास अंदर जितने ये क्रोमेटिन मटीरियल पड़े हुए हैं, तो ये सारे जो है एक न्यूक्लियस के अंदर, फॉर एग्जांपल ह्यूमन है हम, तो ह्यूमन न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स, ठीक है बेटा। तो फिर 46 क्रोमोसोम्स जो है इसके अंदर क्या होगा, हर क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा, ठीक है। फिर उस डीएनए का मैंने आपको बताया था कि ये डीएनए हमारे पास क्या होगा कि ये क्रोमेटिन मटेरियल है, इसमें ये डीएनए फिर टू फॉर्म में पाया जाएगा। एक हेट्रोक्रोमेटिन होगा, एक हमारे पास यूक्रोमेटिन होगा, ठीक है। तो फिर ये यूक्रोमेटिन जो है ये सारे क्रोमोसोम में जो है, जहां पे हमारे पास है, इसका कोई पोर्शन हेट्रो होगा, कोई यूक्रोमेटिन होगा। तो फिर जब हम सारे 46 वाले मतलब ये 46 जो है ये सारे क्रोमोसोम जब है, इसकी कंबाइंड डीएनए और उसका कौन सा हिस्सा, इसका एक्टिव हिस्सा मतलब क्या है कि उसके जीन जो है, ठीक है, वो सारे जब हम इधर कंबाइन करते हैं, ठीक है, जब डिवीजन हो जाता है, वो तोड़ फोड़ जाता है, तो उसके अंदर जो है ये सारे का सारा डीएनए, और कौन सा डीएनए, एक्टिव डीएनए, या इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम यूक्रोमेटिन भी कहेंगे या इसको एक्टिव डीएनए कहेंगे, ठीक है। उसको कंबाइन भी हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं, ठीक है। और ये मतलब ये है कि अपने आप को बाद में एक्टिवेट करके बहुत ढेर सारे मतलब प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को इंशाल्लाह टाइम के साथ मजीद भी इम्प्रूव करेंगे। आने वाली वीडियो के लिए जो है स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम अपने लेक्चर को ज़रा इम्प्रूव भी करें और थोड़ा सा टाइम भी इसके लिए निकालेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो या कुछ ना कुछ आपको आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो, तो प्लीज़ आप स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन सब्सक्रिप्शन का एक फ़ायदा ये होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगी, तो हम मतलब ये कि आने वाले टाइम में आपके लिए और भी खूबसूरत वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिए, खुश रहे, मुस्कुराते रहे जिधर भी हो, ठीक है। हम भी आपको दुआ में रखें, आप भी हमें दुआ में रखना। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।